प्रवाल कोरल क्या है? एक वन कास्ट, एक समुद्री जीव, एक जड़ी बूटी और एक स्थलीय जीव। ये इसका जो उत्तर है वास्तव में क्या है? बी। ये एक समुद्री जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक साथ समुद्र में रहते हैं। इसके शरीर के बाहरी तंतु का एक प्रकार का पदार्थ ज्वल रहता है, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रवाल क्या है? एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है, जीवों द्वारा निर्मित एक समूह समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। ऑस्ट्रेलिया के निकट स्थित एक गर्त, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाए जाने वाला एक घास। अब तो ये क्लियर हो गया, यह है बी समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। ये जो प्रवाल है जीव, ये एक्चुअली कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सागर में, उष्णकटिबंधीय सागर में। और ये 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। और ये कारण, ये उष्णकटिबंधीय सागरों में क्यों पाए जाते हैं? कारण है कि यहाँ का तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए ये तापमान चूंकि उष्णकटिबंधीय सागरों में मिलता है तो यही पनपते हैं। और ये करीब 200 से 250 फीट की गहराई में इनका विकास होता है। तो ये जान लीजिए कि प्रवालों का विकास होता है उष्णकटिबंधीय सागर में, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। तापमान वहाँ 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 200 से 250 फीट तक होनी चाहिए। और लवणता की मात्रा भी बहुत ध्यान है, क्योंकि सागरी बात है, तो लवणता कितनी होती है? 27 से लेके कहीं 30 है, कहीं 32 है ना। तो इससे अधिक लवणता नहीं होनी चाहिए और इससे कम लवणता नहीं होनी चाहिए। ये यदि कहीं भी उष्णकटिबंधीय सागर में ये स्थिति पाई जाएगी तो वहां प्रवाल भित्तियों का विकास हो जाएगा। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दर्शाती गहरा सागर अवसाद युक्त जल कम तापमान, उथला सागर अवसाद युक्त जल सामान्य तापमान, उथला सागर अवसाद युक्त जल अधिक तापमान, गहरा सागर अवसाद युक्त जल और सामान्य तापक्रम। तो इसका उत्तर क्या होगा? बी वाला, उथला सागर। मैंने बताया था उथला सागर इसलिए होगा कि इनका विकास 200 से लेके 250 फीट तक होता है, तो इसका मतलब सागर की गहराई अधिक। अवसाद युक्त जल इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि अवसाद अधिक रहेगा, जो मूंगे हैं उनके सीपी है वो भर जाएंगी, तो ये क्या है? प्रवाल मर जाएंगे। और तापमान कितना चाहिए? मैंने बताया 21 डिग्री से 27 डिग्री, सॉरी 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। और ये कौन से सागर में चाहिए? ये उष्णकटिबंधीय सागर में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा सागर प्रवाल उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है? उष्णकटिबंधीय महासागर, शीतकटिबंधीय महासागर, शीतोष्णकटिबंधीय महासागर, इनमें से कोई नहीं। अब तो ये उत्तर बहुत आसानी से लग जाएगा, ए उष्णकटिबंधीय सागर। और उसका भी कौन सा क्षेत्र होना चाहिए? 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ उष्णकटिबंधीय, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। यदि आप सीधा सीधा रखिए कि कर्क से मकर के बीच, जबकि 23.5 पे होता है, लेकिन ये 30 डिग्री ले लिया गया, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ये पाए जाते हैं। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों को विकास के लिए उपयुक्त है? 70 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कौन सा इसका उत्तर है? बी वाला सही है, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि इसको सेल्सियस में ले लिया जाएगा तो ये करीब करीब 20 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के पास बैठता है, तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? सामान्य धारा, समुद्री चक्रवाती गतिविधि, पर्वत से वाष्पित जल का संघनन। तो इसका उत्तर है सी, चक्रवाती गतिविधि। निम्न कौन सा कथन सही है? चक्रवात एक निम्नदाब तंत्र है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पवन संचलन दक्षिणवर्ती होते नीचे दिए गए, तो चक्रवात निम्नदाब केंद्र है, बिल्कुल। चक्रवात को यदि हम देखेंगे तो एक लो प्रेशर एरिया है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर होता है, तो ये बात बिल्कुल। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणवर्त होता है, मैंने बताया। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलता है, तो ये भी बात सही है। तो इसका मतलब सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। जो टीम मापक की खोज थी, वास्तव में इसकी खोज की थी या टेरेंस मिडेन ने 1975-76 के मध्य। और ये जो स्केल है T0 से T11 तक है, कहीं पे
और इसको बनाया गया था TORRO। इसका जो फुल फॉर्म है टॉर्नेडो एंड स्ट्रोम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। फिलीपीन, जापान और चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, विली विली। तो इसका उत्तर क्या है? टाइफून। हरिकेन कहाँ चलते हैं? ये कैरेबियन सी में चलते हैं। कैरेबियन सी मतलब वेस्ट इंडीज के पास, कैरेबियन सागर में। विली विली ऑस्ट्रेलिया में। और जो टॉर्नेडो है ये आता है दक्षिण और पूर्वी अमेरिका में। दक्षिण व पूर्वी अमेरिका। हरिकेन चलते हैं यूरोप में, सहारा मरुस्थल में, चीन सागर में, मिसिसिपी घाटी में। तो उसका उत्तर है मिसिसिपी घाटी में। कौन सा सागर है यहाँ पे? कैरेबियन सागर, है ना। मिसिसिपी से कैरेबियन सागर में इनकी उत्पत्ति होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक पर्वतपति पठार है? तिब्बत का पठार, पैटागोनिया का पठार, ब्राजील का पठार और बोलीविया का पठार। तो इसमें बी वाला पैटागोनिया का पठार है। तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार किस प्रकार के पठार? ये अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार है ये दोनों। तिब्बत, बोलीविया का पठार भी और तिब्बत का भी पठार है। पैटागोनिया का पठार क्या? पर्वतपति पठार है। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में अवस्थित है? ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी स्पेन और पुर्तगाल, डी उत्तर पूर्वी अफ्रीका। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी स्पेन और पुर्तगाल के मध्य। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ अवस्थित है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर। तो इसका उत्तर है सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में किसे विश्व की छत कहा जाता है? ए काराकोरम, बी क्युलुन, सी त्यानशान और डी पामीर। तो इसका उत्तर है डी पामीर को विश्व की छत कहा जाता है। इस मानचित्र को देखिए, देखिए पामीर दिख रहा है आपको। पामीर एक्चुअली गांठ के रूप में, इस तरफ देखिए सुलेमान पर्वत निकल रहा है पाकिस्तान में, इधर अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत निकल रहा है, इधर भारत की तरफ हिमालय पर्वत निकल रहा है, फिर ये काराकोरम रेंज निकल रहा है और इधर त्यानशान निकल रहा है। तो ये गांठ की तरफ है, गांठ की तरह है, रस्सी की गांठ, जो चारों तरफ इसके पर्वतों की एक श्रृंखला निकल रही है। इसको विश्व की छत कहा जाता है। किसको? पामीर को। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? ए पोंटिंग तथा टॉरस, बी एल्ब्रूज और जगरास, सी काकेश और एल्ब्रूज, डी काकेश और कार्पेथियन। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए पोंटिंग और टॉरस। तो इसके लिए एक तरीका याद रखिएगा, पैट, PAT। अनातोलिया का पठार, पोंटिंग और टॉरस इसके दोनों तरफ अवस्थित है। तो ये किस प्रकार का पठार है अनातोलिया का पठार? ये है अंतर पर्वतीय पठार। अंतर पर्वतीय पठार। ये देखिए पोंटिन पहाड़ दिख रहा है, टॉरस दिख रहा है, और ये जो अनातोलिया का पठार है ये देखिए इसके बीच में है ये, हाँ, इन दोनों पर्वतों के बीच में, इसलिए इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। 16 पर निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? सोलवा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही। भारत दुनिया में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। फल, सब्जियों, मसालों के उत्पादन को बागवानी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश भारत का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका उत्तर वाला बी वाला सही नहीं है। वर्तमान समय में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सब्जियों का उत्पादक है, पहला नहीं है। प्रश्न 17, गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को कौन मंजूरी देता है? ए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बी कृषि लागत और मूल्य आयोग, सी विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि उपज मंडी समिति।
जो इसका उत्तर है वो कौन सा है, वो ए है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जो गन्ने के लिए FRP फेयर एंड यूनिटी प्राइस को निश्चित करती है। 18 विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, C राधाकृष्णन और DRKV राव। तो इसका उत्तर है ए नॉर्मन बोरलॉग थे, जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, और भारत में किसने की थी, स्वामीनाथन ने की थी। और इन्हीं को बोरलॉग को 1970 में विश्व का शांति नोबेल प्राइज भी मिला था। आजादी के बाद और हरित क्रांति के बाद निम्न किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई, ए चावल, B% C गेहूं, D दाल। तो इसका उत्तर क्या है, C गेहूं पर। जो हरित क्रांति थी 1966-67 में स्टार्ट की गई थी, और इसमें जो सबसे अधिक लाभ हुआ था गेहूं चावल को हुआ था। लेकिन गेहूं चावल में यदि तुलना करें तो गेहूं को सबसे अधिक लाभ हुआ था, मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस फसल की बम्पर पैदावार की गई हरित क्रांति के शुरुआती दौरों में। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा, ए कर्नाटका, B असम, C पश्चिम बंगाल, D तमिलनाडु। तो जो इसका उत्तर है वो है B असम। असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और असम में जो चाय का उत्पादन होता है मुख्यतः ब्रह्मपुत्र घाटी और सुरमा घाटी में होता है, ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में चाय का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल उत्पादन दोनों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, और विश्व के अग्रणी चाय निर्यातकों में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में कीनिया, चीन, श्रीलंका आता है, लेकिन उसके बाद भारत का नंबर आता है। किसने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था, कोpernicus, न्यूटन, केपलर और गैलीलियो। किसने किया था, केपलर ने किया था। और कब किया था, करीब 16th सेंचुरी में इन्होंने ये प्रतिपादित किया था, कहा था कि ग्रही गतियों के नियमों की खोज की इन्होंने, और इसने सूर्य को ग्रही कक्ष का केंद्र माना। इन्होंने भी कहा था कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। 22वां, निम्नलिखित कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाला उपग्रह नहीं है, मंगल, शुक्र, मंगल अथवा बुध, बुध और शुक्र, वरुण और प्लूटो। तो इसका उत्तर क्या होगा, बुध और शुक्र। मरकरी और वीनस का अपना कोई ग्रह नहीं है। लेकिन और जान लीजिए कि सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं, जुपिटर के हैं, करीब 69 के करीब इसके ग्रह हैं। ठीक है, इसको जान लीजिएगा। और इसका जो जुपिटर का जो ग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके अलावा इसका एक और उपग्रह है जुपिटर का, जिसका नाम है आयो या लो कहते हैं। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यूरोपा भी इसका बहुत बड़ा एक ग्रह है, यूरोपा। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका आंसर है बुध। मरकरी की सबसे अधिक है और ये करीब चलता है 48 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। और जो सूर्य का पूरा परिक्रमा कितने दिन, 88 डेज में पूरा कर लेता है। 24वां, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि यदि हम ये देख लें, पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है।
तो सूर्य 22 दिसंबर को यहीं पे आता है और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस को क्या कहा जाता है, बड़ा दिन कहते हैं। तो जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी पड़ेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ठंडी पड़ेगी। फिर से वही प्रश्न आ गया, मैंने पीछे भी पूछा था, आपको रिवीजन के लिए पूछा हो यहाँ पे। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य, हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर तो अब तो आ गया होगा, ए कोperनिकस ने किया था। नेक्स्ट, 10,000 धुआरों की घाटी, वैल्यू ऑफ 10,000, यहाँ पे छूट गया, वैल्यू ऑफ 10,000। स्मोक्स पाई जाती, ए अलास्का में, बी भूमध्य सागर में, सी अंटार्कटिका में, डी हवाई द्वीप में। तो इसका उत्तर है ए अलास्का में। ये कहाँ पे, अलास्का कहाँ पे है, यूएसए का एक भूभाग है। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम क्या है, मतलब घटते से बड़ा। हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली, पिलियन, वॉल्केनियन, हवाई स्ट्रोम्बोली, वॉल्केन, पिलियन, हवाई वॉल्केनियन, पिलियन, स्ट्रोम्बोली, हवाई वॉल्केनियन, स्ट्रोम्बो, पिलियन। तो इसका उत्तर जो बी वाला बिल्कुल सही है, हवाई स्ट्रोम्बोली, वॉल्केन, पिलियन। पिलियन सबसे तेज आवाज करने वाला ज्वालामुखी विस्फोट करते हुए होता है। तो इसका उत्तर बिल्कुल बी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी? ए वॉल्केन, बी पिलियन, स्ट्रोम्बोली और हवाई। इसका उत्तर ए वॉल्केन। इसके अंदर हम वेसुवियस, ये कहाँ पे था, इटली का है, इसके अंतर्गत ये आता है। तो ए वॉल्केन प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है वो इसी प्रकार का ज्वालामुखी होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है बेसाल्ट, लोकोलिथ, लावा, मैग्मा। ये इसको कहलाते हैं ए बेसाल्ट कहलाता है। मैग्मा क्या है, ये पिघली अवस्था में जो है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय नीचे रहता है। लावा जब वे पृथ्वी पे आता है। लोकोलिथ एक प्रकार की आंतरिक चट्टान है, ये भी जो लावा से निर्मित होती है। तो इसका बी बेसाल्ट है। सोलर सिस्टम यूनिवर्स का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी, ए क्राकाटाओ, ओलंपस मेंस, स्ट्रोम्बोली, एटना। तो इसका जो उत्तर है बी ओलंपस मेंस है। ये किस, कहाँ पे है, ये मार्स में है। किस प्लैनेट में, मार्स में है, और ये करीब 22 किलोमीटर ऊंचा है। तो इसका मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। और इसमें जो आखिरी विस्फोट हुआ था वो करीब 2.5 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था। उसके बाद अभी इसमें विस्फोट नहीं हुआ है ना। तो ये याद रखिएगा, माउंट ओलंपस मोन्स, ये दुनिया का या यूनिवर्स का, दुनिया तो कहेंगे तो वर्ल्ड का तो बाहर पृथ्वी आ जाएगी, है ना, उसमें कोटोपैक्सी आ जाएगा। लेकिन जब यूनिवर्स की बात होगी तो कौन सा माउंट ओलंपस मोन्स है जो मार्स में है, और ये दुनिया विश्व सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सोलर सिस्टम यूनिवर्स का सबसे बड़ा ज्ञात ज्वालामुखी, ए क्राकाटाओ, ओलंपस मेंस, स्ट्रोम्बोली, एटना। तो इसका जो उत्तर है बी ओलंपस मेंस है। ये किस, कहाँ पे है, ये मार्स में है। किस प्लैनेट में, मार्स में है, और ये करीब 22 किलोमीटर ऊंचा है। तो इसका मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। और इसमें जो आखिरी विस्फोट हुआ था वो करीब 2.5 करोड़ साल पहले विस्फोट हुआ था। उसके बाद अभी इसमें विस्फोट नहीं हुआ है ना। तो ये याद रखिएगा, माउंट ओलंपस मोन्स, ये दुनिया का या यूनिवर्स का, दुनिया तो कहेंगे तो वर्ल्ड का तो बाहर पृथ्वी आ जाएगी, है ना, उसमें कोटोपैक्सी आ जाएगा। लेकिन जब यूनिवर्स की बात होगी तो कौन सा माउंट ओलंपस मोन्स है जो मार्स में है, और ये दुनिया विश्व सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।